नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक आज लेके आ रहे हैं जनरल साइंस में वो है हमारा जेनेटिक्स। सीईटी वालों के लिए, रीट वालों के लिए, जो बच्चा आरएस में तैयारी करता है, जनरल साइंस के कुछ प्रश्न हैं या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित हमने इस प्रश्नों को इसमें लेने की कोशिश की है। जेनेटिक्स, जिसे हम अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, आपने अपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, 9th में, 11th 12th में। जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने, एक पादरी ने रिसर्च की थी। विज्ञान जो बनी, विज्ञान जो कंस्ट्रक्ट हुई, वो बहुत सालों लग गई। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना जीवन दिया है, तब जाके ये एक ब्रांच के रूप में हमारे सामने आई है। तो ये जेनेटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज के दौर में अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन आता है उसमें जेनेटिक्स और जेनेटिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को लगातार अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स आपने महीने भर में सामने की ओर हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न जो हैं साबित होंगे। तो देखते हैं जेनेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, बिल्कुल इजी, स्मूथली अपने को पूरा टॉपिक कवर करना है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो बहुत आसान प्रश्न है। आनुवंशिकी के जन्मदाता थे। तो यहां पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। आनुवंशिकी के जन्मदाता थे, तो लगभग ये प्रश्न सभी को तैयार है कि आनुवंशिकी का जो जन्मदाता था वो मेंडल, जिसे हम पूरे नाम अगर इसको देखें तो ग्रेगर इनकी उपाधि थी और नाम था जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल पेशे से क्या थे? ये पादरी थे और उन्हें आनुवंशिकी के जन्मदाता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग हैं वो किस पौधे पे किए। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पे किए। मटर, और कई एग्जामों में इसका वानस्पतिक नाम देते हैं, जो वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए चुना, क्योंकि मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया इसमें जो विपर्यासी लक्षण हैं, विपर्यासी लक्षण हैं, जिन्हें विपरीत लक्षण हम कह सकते हैं। कुछ पौधे बौने होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, किसी में बीज पत्र का रंग जो है वो डिफरेंशिएट होता है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। तो पाइसम सेटाइवम में विपर्यासी लक्षण अधिक मिलते हैं, जिनमें से 34 विपर्यासी में से इसने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। यह द्विवर्षीय शाख होता है, द्विवर्षीय शाख होता है और शाख होने से कम दूरी में अधिक इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है और जल्दी प्रयोग की जा सकते हैं। इसमें जो है वो स्वपरागण होता है और परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो मटर के पौधे में उसने देखे थे, जिसके आधार पे मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का चयन किया था। तो प्रश्न में जो आंसर है वो है मटर। और अगर वानस्पतिक नाम पूछे अपने, तो वानस्पतिक नाम अपने को देना है पाइसम सेटाइवम। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विसंकर क्रॉस में F2 में समलक्षणी अनुपात होता है। तो यहां द्विसंकर क्रॉस की बात है। मेंडल के जो क्रॉस हैं वो 2 तरह के क्रॉस कराए इसने। एक जो संकर है उसे नाम दिया एक संकर संकरण। कौन सा प्रयोग था? एक संकर संकरण। और दूसरा जो प्रयोग था वो था द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। इन दोनों में 2 चीज अपने को देखने की है। अपने भी बात की थी, 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। 7 विपर्यासी लक्षणों में यदि एक ही विपर्यासी लक्षण ले, जैसे हम बार बार पढ़ते हैं लंबा, और एक पौधा लंबा है और एक पौधा बोना है, इन दोनों के बीच में यदि क्रॉस कराया जाए तो इस प्रकार का जो संकरण है वो एक संकर संकरण प्रयोग था। और यदि 2 विपर्यासी लक्षण लेकर उनके बीच में क्रॉस कराए
दो विपर्यासी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराए तो वह जो संकरण था वो द्विसंकर संकरण था। तो दो तरह की उसने प्रयोग किए थे। तो यहां प्रश्न ये कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में समलक्षणी अनुपात होता है। दोस्तों यहां चार सवाल अपने को देखने हैं। चार सवाल, दो सवाल तो हैं आपके समलक्षणी के, समलक्षणी, और दो है समजीनी, समजीनी। इसको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के नाम से जान सकते हैं। यहां बात कर रहा है F2 में समलक्षणी अनुपात की। तो F2 में समलक्षणी जो अनुपात है वो था 9:3:3:1। तो यहां हमारा जो आंसर होगा वो होगा C। तो फिर 3:1 क्या है, यही ये प्रश्न तैयार करते पड़ा। तो फिर 3:1 क्या है? तो ये एक संकरण जो हमने पहला प्रयोग लिया था इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप, जिसे हम समलक्षणी कहते हैं। मैंने अभी बात करी है आपको दो तरह के अनुपात, समलक्षणी और समजीनी। तो दो तो एक संकर संकरण के और दो द्विसंकर संकरण के। कुल कितने अनुपात याद करने अपने को? 4 अनुपात याद करने हैं। 3:1 एक संकर संकरण का फिनोटाइप है। तो 1:2:1 क्या है? 1:2:1 जो है वो एक संकर संकरण का जीनोटाइप है। ये फिनोटाइप एक संकर का, ये जीनोटाइप एक संकर का। 9:3:3 क्या है? द्विसंकर क्रॉस है समलक्षणी अनुपात। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषम युग्मजी है? दो तरह के हम युग्मजी ले सकते हैं, एक समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी। यदि दोनों जो विकल्पी हैं अगर हम बात करें तो वो दोनों कैपिटल में हैं, समान है, तब वह बनेगा समयुग्मजी। कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। और दोनों यदि अलग अलग हैं, एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है, तो वह कहलाएगा विषम युग्मज। जैसे आर दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या है? विषम युग्मजी है। जैसे टी दोनों समान है, इसका मतलब क्या है? समयुग्मजी है। जैसे वाई दोनों समान है, इसका मतलब समयुग्मजी है। जैसे टी दोनों समान है, इसका मतलब समयुग्मजी है। वाई कैपिटल वाई स्मॉल यानी विषम युग्मजी है। तो यहां जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा विषम युग्मजी है? TTRR समयुग्मजी है, नहीं होगा। TTRR ये भी कैपिटल ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, ये भी नहीं होगा। TT दोनों कैपिटल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बनेगा अपना डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी व अप्रभावी गुण कौन से हैं? यह ज्ञात हो जाता है जैसे ही क्रॉस होता है, संकरण होता है। पहली पीढ़ी जिसे F1 के नाम से जानते हैं, पहली पीढ़ी इसे किस नाम से जानते हैं? F1 के नाम से जानते हैं। और दूसरी पीढ़ी जिसे हम F2 के नाम से जानते हैं, दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह लक्षण कहलाता है F1, और जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाके प्रकट होता है वो F2। तो प्रभावी और अप्रभावी गुण कौन सा है ये ज्ञात हो जाता है। तो पहली पीढ़ी के अंदर, पहली पीढ़ी में केवल और केवल कौन से गुण प्रकट होते हैं भाई? तो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है? प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी भी पूछा है, प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी भी पूछा है। तो यह होगा F2 पीढ़ी में। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। F1 पीढ़ी में केवल और केवल कौन सा लक्षण प्रकट होता है हमें पता तो लग जाता है, लेकिन प्रकट कौन सा होता है? ठीक है, तो प्रकट होता है F2 पीढ़ी में। और अगर पूछे पता कैसे लग जाए? पता F1 पीढ़ी में ही अपने को लग जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न लिए हैं, कोई बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्मूथली चलेंगे। पार्ट 1 है अभी,
मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत गुण देखे थे? तो दोस्तों अपन ने बात की, मेंडल ने मटर का पौधे का चयन इसलिए किया था कि उसमें बहुत सारे कौन से गुण होते हैं? विपर्यासी लक्षण होते हैं। इन 34 विपर्यासी लक्षणों में से उसने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। विपर्यासी लक्षण यानी 2 विपरीत लक्षण, जिनमें से एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के अनुसार गुणों को सुन रहा है क्या अपना? युग्मकों की शुद्धता किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है? युग्मकों की शुद्धता किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है? तो दोस्तों मेंडल के जो 3 नियम थे, ये 3 अपन यहां लिख दिए, प्रभाविकता का, पृथक्करणता का और स्वतंत्र व्युत्पन्न द्वारा। लेकिन युग्मकों की जो शुद्धता है वो किस नियम से समझाई जाएगी? तो वो पृथक्करण के नियम से समझाई जाएगी। तो इसे बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के अनुसार, सारी अभी हम बात कर रहे हैं मेंडल की, ग्रेगर जॉन मेंडल, जब हम 1857 की क्रांति कर रहे थे तो उसके आसपास लगभग 7 वर्षों तक ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा था और जो अनुवांशिकी के जो है वो नियम दे रहा था। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय में इनके खोज जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन इनकी खोज प्रकाश में आई जब लगभग 1900 के बाद में इनके जो प्रयोग थे उन पे क्या हुई, पुनः खोज प्रारंभ हुई और तब लोगों को पता चला कि मेंडल ने कितना बड़ा जो थीसिस हैं, कितने बड़ी खोजें हैं वो करके गया। तो मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक थे, तो मेंडल ने उन्हें कारक नाम दिया, जबकि बाद में उन्हें जॉनसन ने जीन नाम दिया था। तो यहां आंसर जाएगा वो जाएगा जीन। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण होता है, इस नियम को कहते हैं। तो दोस्तों लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण, तो यहां शब्द आ गया स्वतंत्र स्थानांतरण। तो स्वतंत्र क्या होना? अपव्यूहन होना। यह भी मेंडल का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जीन के लक्षणों के अकस्मात परिवर्तन को कहते हैं। अकस्मात परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है उत्प्लस परिवर्तन। दोस्तों उत्प्लस परिवर्तन, और उत यानी अकस्मात, अचानक। एक चरवाहा जिसका नाम था सेट राइट, उसने सबसे पहले अपने भेड़ों की टांगों के अंदर है ना कुछ बदलाव देखे और बाद में उन्हें ही ह्यूगो डी वृज ने खोज करी, मॉर्गन ने खोज करी और उसे नाम दिया उत्परिवर्तन, यानी अचानक होने वाले परिवर्तन। तो किसी जीव के लक्षणों को अकस्मात परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखें। जीन पाए जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीन अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं मानव के शरीर से। शरीर मिलकर बना होता है। शरीर का जो हम बात करें संरचनात्मक और क्रियात्मक ढांचा इकाई, वो बनी होती है कोशिका से। मैं सीधा कोशिका, शरीर से कोशिका आ रहा हूं, आप ये मत देखना। शरीर बनता है तंत्र से, तंत्र बनता है अंग से, अंग बनता है उत्तक से, उत्तक बनती है कोशिका से। अपन ने डायरेक्ट ले लिया है क्योंकि ये भी पोर्शन ज्यादा व्याख्या का जरूरत नहीं है। और कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, जहां पर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र पर खंडों के रूप में बने होते हैं डीएनए, और इसी में हम कहें क्या स्थित होते हैं? जीन। तो जीन कहां पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों पर श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है, काम की है। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूगो डी वृज ने प्रतिपादन किया था, 2 साइंटिस्ट का अपने को नाम ध्यान रखना है। तो एक तो ह्यूगो डी वृज और एक मॉर्गन, दोनों इंपॉर्टेंट है, आएंगे अपने। ह्यूगो डी वृज ने प्रतिपादन किया था, तो अभी बात करिए अपन ने उत्परिवर्तन के बारे में, ह्यूगो डी वृज ने बताया था, तो यहां हमारा ऑप्शन जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डी वृज ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था? अभी मैंने बात करी आपको,
एक तो ध्यान रखना है ह्यूगो डी व्रिज का, ह्यूगो डी व्रिज का, और दूसरा ध्यान रखना है अपने को मॉर्गन का। मॉर्गन ने जो प्रयोग किए वो किए फल मक्खी पे, फल मक्खी, जिसे हम ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? ड्रोसोफिला, ये ज्यादा नाम पॉपुलर है। ह्यूगो डी व्रिज ने जो करे वो इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप के। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है। यहां जो पूछा है वो डी व्रिज का पूछा है, यानी इवनिंग प्रिमरोज वाला पूछा है, तो यहां पर जो अपना आंसर होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के एक गुण संकरण में कितने प्रतिशत पौधे बने थे? या थोड़ा सा ये है कितने प्रतिशत पौधे बोने थे, यहां बोने थे, कितने प्रतिशत पौधे बोने थे। तो एक संकर संकरण जो प्रयोग है उसमें जो 25% पौधे हैं वो बोने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अपन ने शुरुआत में भी करा था, मैंने कहा था इस प्रश्न, इस यूनिट का एक बेसिक प्रश्न है, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का F2PD में फिनोटाइप क्या होगा? दोस्तों अपन ने दो प्रयोग शुरुआत में जिक्र किया था, एक संकर प्रयोग और एक द्विसंकर प्रयोग। एक संकर प्रयोग में भी अपने को क्या देखना है? फिनोटाइप देखना है और जीनोटाइप देखना है। ये फिनो और जीनो होते क्या हैं? अगर हम किसी बिल्डिंग के बाहर से खड़े हैं, हम बाहर से देख पा रहे हैं बिल्डिंग की मंजिल कितनी है, बाहर से देख पा रहे, तो किसी जीव की जो बाह्य प्रतीति है बाहर से कैसा दिखाई देता है, वह उसका फिनोटाइप। लंबा है, बोना है, गोल है, झुरीदार है, पीला है, हरा है, ये उसका फिनोटाइप है। लेकिन आंतरिक रूप से वो शुद्ध है, संकर है, मिश्रित है, किस प्रकार का है, वो उसकी आंतरिक प्रतीति है, अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है, वो आएगा जीनोटाइप के अंदर। तो दो तरह के प्रश्न हो गए, एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या और फिनोटाइप क्या, दो सवाल हो गए। फिर द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप क्या और जीनोटाइप क्या। अरे कंफ्यूज नहीं होना, फिनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं समलक्षणी और जीनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं समजीनी। ये हिंदी नाम है लेकिन पूछते नहीं है हिंदी नाम, यहां ये साइंस के नाम पूछते हैं, इंग्लिश नेम पूछते हैं इनके। तो यहां पर पूछा क्या है? यहां पर फिनोटाइप पूछा है। फिनोटाइप किसका पूछा है? द्विसंकर का पूछा है। तो पहला 1:2:1, ये एक संकर का है, ये एक संकर का है, और क्या है? जीनोटाइप है। अपने को नहीं पूछा तो ये उत्तर नहीं है। 3:1, ये भी एक संकर का है, एक संकर का है, और क्या है? फिनोटाइप है। बाहर से 3 लंबे और 1 बोना, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 बोना, तो ये नहीं पूछे अपने को। फिर यहां पर 1:2:1, याद करने का तरीका 1:2:1, 2 और 2 4, उसके बाद 16 भी टोटल नहीं करनी, 1:2:1 करना है ना। या आप इसे याद करना चाहो 12 और 12 को जोड़े तो 24 आता है, और फिर 1:2:1 लगा देना। जैसे आपको याद करना, चीजों को सरलता से याद करें आप। 12 और 12 को जोड़े तो कितना होता है? 2 बार जोड़ने पर 24, भले चाहे तो आप फिर 12 लेके 1 ले ले, या 1:2:1 याद कर ले, जैसे आपको याद। ये जो है वो है द्विसंकर, द्विसंकर का जीनोटाइप है, द्विसंकर का जीनोटाइप है। तो ये जो बचा, ये चौथे नंबर वाला, ये मैं बार बार इस प्रश्न पे ही जा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का रिपीट प्रश्न है, और हो सकता है आपके एग्जाम में आपको यही प्रश्न मिल जाए, है ना। तो आप ध्यान रखें इन पे। तो 4 सवाल हैं इस एक प्रश्न में। 1:2:1 क्या है? एक संकर का जीनोटाइप है। 3:1 क्या है? एक संकर का फिनोटाइप है। 12:12:24, 12:1 ये क्या है? द्विसंकर का जीनोटाइप है। तो 93:31 क्या है? 9:3:3:1, तो ये क्या है? द्विसंकर का फिनोटाइप है। अब अपने को पूछा क्या है? द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप पूछा है, तो अपना उत्तर जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आरआर और आरआर जीनी संरचना वाले जनकों से बनने वाली संतानों की जीनी संरचना होगी। दो दिया है अपने को, आरआर ये विषम युग्मजी है और ये सम युग्मजी है आरआर। दोनों को अगर हम देखें तो आर 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 पहले का तीसरे से,
पहले का चौथे से, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, यानी या तो आर आर बनेगा या स्मॉल आर आर बनेगा। तो या तो आर आर बनेगा या स्मॉल आर आर बनेगा, तो यहां अपना उत्तर होगा वो ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो प्रश्न है यहां। डीएनए का मॉडल किसने दिया? डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया। जीन को, जीन नाम किसने दिया? तो जॉनसन ने दिया। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिश्र ने की। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक कोशिका से संबंधित है। रॉबर्ट हुक किससे संबंधित है? कोशिका का खोज करता है ना। तो यहां पर हमारे को पूछा है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक मिश्र होगा यहां। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास करना है, याद करना है, पूरी जेनेटिक्स आ जाएगी इसमें, आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? अपन बात करें, अगर हम पहले देखा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक डीएनए और एक आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पूरा नाम। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो डीएनए जो है या आरएनए है, हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की, तो इसमें तीन चीज होती है। डीएनए का संगठन बात करें तो एक तो होता है N2 क्षार, एक होती है पेंटोज शर्करा। किस प्रकार की? तो डीएनए में तो डीऑक्सीराइबो टाइप की, डीऑक्सीराइबो टाइप की, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। पढ़ चुके हैं अपन, सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लिक अम्लों में, वो होती है आपके फास्फेट समूह। फास्फेट समूह, ये तीन चीज होती है भाई, N2 क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। तो यहां हम बात करें जब न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यू का न और साइड का से, यानी N2 क्षार और शर्करा, तो ये मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखना, डीएनए में तीन घटक, N2 क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, इनमें से साइड पूछा है तो शर्करा लगा दो, न्यूक्लियोसाइड यानी नाइट्रोजनिक क्षार के साथ में। तो नाइट्रोजनिक क्षार कहां है? नाइट्रोजनिक क्षारक ये रहा, और शर्करा कहां है? ये रहा, यानी उत्तर जाएगा बी। और जब इन दोनों के साथ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों के साथ, इन दोनों को क्या नाम दिया हमने? न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया भाई इसने? अपन ने न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में अपन क्या जोड़ दें? जब फास्फेट समूह जोड़ दें तो ये पूरा जो संगठन वो है, वो अब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए एक क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। क्या है? डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। तो कहां से शुरुआत हुई? तीन घटकों से। तीन घटक, नाइट्रोजनिक क्षारक और पेंटोज शर्करा, तो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फास्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा यहां आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। डीएनए और आरएनए जो हैं, डीएनए और आरएनए जो हैं, इनमें अंतर करने वाला क्षार युग्म है। बहुत अच्छा सवाल है। हम यहां बात करें प्यूरीन और पिरिमिडीन की। प्यूरीन और पिरिमिडीन, ये दोनों क्या चीज है? N2 क्षार या नाइट्रोजनिक क्षारक, हम जो इसको नाम देते हैं, वो दो भागों में बांट सकते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में जो है वो होता है थाइमिन और साइटोसिन। अब देखो यहां जो देखने वाली बात यह है, अपन ने बात करी तीन चीजों से न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं। एक तो होता है N2 क्षार, एक होती है शर्करा। कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। डीऑक्सी और राइबोज शर्करा अलग अलग है। फिर बात करें फास्फेट समूह, इन तीन से तो मिलकर बनता है न्यूक्लिक अम्ल।
अगर हम बात करें नाइट्रोजनिक क्षारक की, दो प्रकार बांटे अपन ने, एक तो बांटा प्यूरिन और एक कहा पिरिमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के? दो, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन कितने? तीन। अब पिरिमिडीन में ही यहां प्रश्न है और सारा जो आना है वो यहीं से आना है पूछना। जो थाइमिन और यूरेसिल दो प्रकार के पिरिमिडीन होते हैं, यानी एडेनिन जो है जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, ये ए जो है या तो किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ, या जुड़ता है ये यू के साथ, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ यानी सी के साथ। अब जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ऐसा होता है डीएनए में। किसमें होता है भाई? डीएनए में। और जब एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़े, ये होता है आरएनए में। कुल मिला के एडेनिन रहना है, सामने वाला चेंज होना है। तो कौन चेंज होना है? थाइमिन और यूरेसिल। ये प्रश्न पूरा बेसिक मैंने क्लियर किया है। डीएनए और आरएनए में अंतर करने वाला क्षार युग्म है, तो थाइमिन और यूरेसिल जो है वो इनमें अंतर करता है। थाइमिन किस में आएगा? फिर बात करें अपन, थाइमिन किस में आएगा? तो थाइमिन आएगा डीएनए में। और यूरेसिल किस में आएगा? तो यूरेसिल आएगा आरएनए में। यहां थाइमिन और एडेनिन दोनों डीएनए में मिलते हैं, अंतर नहीं होगा। ग्वानिन और यूरेसिल दोनों आरएनए में मिल सकते हैं, अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों आरएनए मिल सकते हैं। साइटोसिन और यूरेसिल दोनों आरएनए मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों न तो आरएनए में मिलेंगे ना डीएनए में, इसका मतलब ये अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु शब्द नहीं आएगा, डीएनए का मॉडल किसने दिया? इसको बोलते हैं डीएनए का सर्पिल। इन्होंने कहा डीएनए कैसा है? वलयाकार और द्विकुंडलित संरचना है। ये किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गुणसूत्र की असुमेलित संख्या है? तो गन्ने के अंदर 80 गुणसूत्र ठीक है, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र ठीक है, मटर में 16 गुणसूत्र नहीं होते, मटर में 14 होता है, मनुष्य में 46। तो यहां असुमेल संख्या, तो उत्तर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा की नहीं पूछते, इन चारों पांचों को ध्यान रखिए, आप काम हो जाएगा। सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र मिलते हैं, सबसे बड़े आकार के पूछा। यहां ध्यान रखना, एस्केरिज में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं, सबसे कम 2। ओलाखेंता में सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं, सर्वाधिक गुणसूत्र, और कितने तो 1600 से भी अधिक गुणसूत्र होते हैं इनमें। ड्रोसोफिला में सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं और वो लैंप ब्रुश गुणसूत्र प्रकार के होते हैं, और इन गुणसूत्रों को कहा जाता है जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट क्रोमोसोम। तो ये हमारा आंसर यहां पर क्या बनेगा? ड्रोसोफिला। शैवालों में सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे कितने? 30 माइक्रोमीटर लगभग, इतने छोटे होते हैं। यहां हमारे को पूछा है सबसे बड़े आकार का गुणसूत्र, तो हमारा आंसर जाएगा ड्रोसोफिला। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 प्रश्न एक ही प्रश्न में है। मेंडलवाद की पुनः खोज में शामिल है। अभी हमने बात की थी, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे 1856 से 63 के बाद, और लगभग 1900 के बाद में उसके जो खोजें थी उनकी पुनः खोज हुई। तो जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस थे, बिल्कुल थे, ऑस्ट्रिया के हिरिक वॉन शेरमेक थे, और हॉलैंड के ह्यूगो डिवरिस थे। तीनों ही थे, तो इसका मतलब यहां उत्तर जाएगा अपना उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अपने खुराना साहब भी जुड़े हुए हैं 1959 में। तो यहां लेकिन जो पुरस्कार मिला वो ऑप्शन के अनुसार कॉर्नबर्ग अपना उत्तर सही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? आनुवंशिकता के विज्ञान को, जो आनुवंशिकी, देखो फादर ऑफ आनुवंशिकी अलग है, और आनुवंशिकी कहने वाला था बेटसन। आनुवंशिकी कहने वाला कौन था? बेटसन। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का कहलाता है। तो उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? तो जीन कहलाता है। पर भी थोड़ा टाइम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं।
एक ही विशेषक के लिए दो एक समान विकल्प होते हैं। अभी हमने बात की, अगर समान दोनों आर आर समान, टी टी समान, आर आर समान, आर आर समान, वाई वाई, ये समयुग्मजी हैं सारे के सारे जो अपन देख पा रहे हैं। आर आर रिपीट कर दिया अपन ने, ये समयुग्मजी हैं। और यहां यही कह रहा है कि दो एक समान विकल्प किसमें होते हैं, तो समयुग्मजी में होते हैं। इसी टाइप का प्रश्न अपन पहले देख चुके हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई होती है, तो जीन की बात करें तो इसमें 3 इकाइयां अपने को ध्यान में रखनी है। जीन की 3 इकाइयां ध्यान में रखनी है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। ये है सिस्ट्रॉन जो है वो क्रियात्मक है, ये उत्परिवर्तन की है, और ये संरचनात्मक इकाई है। यहां पर पूछा है क्रियात्मक इकाई, तो उत्तर जाएगा सिस्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहा जाता है, इडियोग्राम कहते ही चित्रात्मक निरूपण को है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। गुणसूत्र का जो कैरियोटाइप है वो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में तैयार किया जाता है? याद रखना, कोशिका विभाजन में 4 अवस्थाएं हैं, PM8 या 8PM, जो भी आप याद रखें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र का जो कैरियोटाइप है वो तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? टर्नर, टर्न से याद रखना, गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाता है, एक ट्रिक से ही टर्न हो जाता है। टर्न होकर क्या होता है, कम हो जाता है। यानी 46 की जगह क्या हो जाते हैं, 45। कम किस में हुआ भाई, यहाँ XO, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ कम हुआ है, तो यहाँ हमारा 44 प्लस XO आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बारबेरा मैक्लिंटन ने किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने मक्के पर काम किया था, मक्के के पौधे पर कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम मेंडल का नियम है, प्रभावितता का नियम मेंडल का नियम है, युग्मकों की शुद्धता भी मेंडल ने बताया था, लेकिन सहलग्नता मेंडल के नियम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? यहां कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ट्यूबरकुलोसिस, TB जीवाणु से होती है। कैंसर कोशिकाओं की अनियमित गतिविधि है। पेचिस भी आनुवांशिक नहीं। यहां उत्तर जाएगा अपना हीमोफीलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है पृथक्करण का नियम को। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है। यहां अंडा अनिषेचित है, अंडा निषेचन नहीं हुआ है। जब निषेचन नहीं हुआ है तो उसमें 2 XX क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अगला प्रश्न। XX मतलब मादा और XY मतलब नर। एक इधर से आता है और एक यहां से आता है, तो आगे जाकर क्या होता है, युग्मक से युग्म नज बनता है, और तब जाकर कौन सी होती है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण प्रभावितता देखा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभावितता, कोई भी लक्षण जो है वो प्रथम पीढ़ी के अंदर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता। मेंडल ने कहा था लाल और बोने का संकरण कराएं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण होगा, यानी लाल पौधा होगा, जो लंबा पौधा होगा, लंबे और बोने का संकरण कराएं तो, और बोना जो है वो F2 पीढ़ी में जाके प्रकट होगा। इस नियम को उसने कहा था प्रभाविता का नियम। लेकिन बाद में इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज हुई कि लाल और सफेद फूल का क्रॉस कराया जाए, तो वहां पर गुलाबी फूल पैदा हो गया। होना क्या चाहिए था, लाल होना चाहिए था। तो यहां पर ये जो अपूर्ण प्रभावितता है किस किस में देखी गई, फोरोक्लोक प्लांट में देखी गई, बिल्कुल ओके, पड्रेगन फूल में देखी गई, एंडालूसियन पादप में देखी गई। तो इसका मतलब इनमें सभी यहां ऑप्शन में है और वो अपना उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सहलग्नता की खोज किसने की? याद रखना, सहलग्नता की खोज करने वाले तो थे बेट्सन और पुन्नेट, और अगर जब लिंग सहलग्न आए तो उत्तर जाएगा मॉर्गन। ये आपने को याद रखना है। तो अगला प्रश्न आ गया है, देखो लिंग सहलग्नता की खोज, एक तो सहलग्नता है,
इसमें पिछला प्रश्न लिया था अपन ने, वापस देखें। लिंग सहलग्नता बेट्सन और पुन्नेट, लेकिन जब लिंग सहलग्नता आए तो लिंग सहलग्नता में उत्तर जाएगा मॉर्गन। दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंठस्थ रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला, पॉलीप्लॉइडी किसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है? पॉलीप्लॉइडी, पॉली यानी अनेक, किसकी संरचना बढ़ना? गुणसूत्रों की संख्या बढ़ना। पॉली यानी अनेक, प्लॉइडी यानी गुणसूत्र की संख्या में बढ़ाव, वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित चुनिए। डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वां गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, उसके कारण होता है। ओके है बात, ठीक बात है। एडवर्ड है, उसमें भी 18वां गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है, उसके कारण होता है, ठीक बात है। पटाऊ सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र बढ़ जाता है, तीनों ठीक है। तो लेकिन सुपर फीमेल एनीमिया नहीं होता है, तो यहां असत्य गलत सुमेलित पूछा है, तो सुपर फीमेल आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है? मेंडेलियन विकार के अंदर एल्जाइमर आता है, बिल्कुल आता है। सिकल सेल एनीमिया जिसे दात्र कोशिका अरक्ता कहते हैं, इसमें आता है। हीमोफीलिया शाही रोग इसमें आता है। तो कौन सा नहीं आता? तो उत्तर जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा डाउन सिंड्रोम में सामान्य है? दोस्तों, जब डाउन सिंड्रोम किसी को होता है तो उसके सामान्यतः डाउन सिंड्रोम के साथ साथ उसको अल्जाइमर की संभावना बनी रहती है। तो यहां पर यह प्रश्न है, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। कई बार अपने घर में महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो दूसरी जो बहुएं हैं, महिलाएं हैं, उनको दोष देती है कि तू पुत्र पैदा नहीं कर सकती। साइंस कहती है कि ये जो लिंग निर्धारण है उसमें महिलाओं का बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि उनके पास जो एलोसोम है या जो 23वां जोड़ा है वो एक्स एक्स है, दोनों कॉमन है। लेकिन पुरुषों के पास में जो 23वां है वो एक्स वाई है, यानी अगर पुरुष एक्स देता है युग्मनज बढ़ने के समय, निषेचन के समय, तो जो होने वाली संतान है वो क्या होगा? वो लड़की पैदा होगी। और अगर यहाँ के एक्स का वाई से क्रॉस होता है और एक्स वाई बनता है तो संतान लड़का पैदा होगी। यानी ये सब कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार के शुक्राणु से संकरण हो रहा है। तो यहां पर आंसर जाएगा डी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्री युग्म है, गुणसूत्री सूत्र है। तो यहां त्रिक एक सूत्री जो 2n है उसमें से अगर 3 - 1 हो तो वह कहलाता है त्रिक एक सूत्र। अगर 2n में से 2 - 1 हो तो वह कहलाता है द्विक एक सूत्री। यहां पर पूछा है त्रिक एक सूत्री, तो 2n में से 3 1 जो है माइनस हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। ड्रोसोफिला में लिंग का जो निर्धारण है वो निर्भर करता है। तो ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों पर यह लिंग का निर्धारण निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। कीटों के अंदर अगर हम बात करें केवल टिड्डे की, है ना, आएगा शायद प्रश्न भी, टिड्डे में 100 प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, लेकिन ज्यादातर जो कीट हैं उनमें 100 भी पाया जाता है, XY भी होता है और ZW भी होता है। इसका मतलब यहां जो उत्तर जाएगा वो डी वाला जाएगा, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं। 60 गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं। 60 गुणसूत्र होते क्या है? हमारे जो गुणसूत्र हैं वो है 23 जोड़ी। इन 23 जोड़ी की बात करें तो एक गुणसूत्री बिंदु होता है, एक गुणसूत्री बिंदु होता है और 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। इसको हम कहते हैं गुणसूत्री बिंदु। गुणसूत्री बिंदु अपने सरल तरीके से बनाने की कोशिश की है, वो सर्पिल वलयाकार फीता नहीं बनाया अपन ने। ये गुणसूत्री बिंदु है और ये कहलाता है अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र, एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र हुए? 2 अर्ध गुणसूत्र। इन अर्ध गुणसूत्रों को बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इन्हें? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड पर जो स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। अपने को चित्र नहीं बनाना, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। तो यहां जो 23 गुणसूत्र है उनमें 18 के अंदर इस तरह की व्यवस्था होती है। हम चित्र पे नहीं जाते, वापस है ना। 18 गुणसूत्र जो हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन 5 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा गुणसूत्री बिंदु पाया जाता है। वापस देखते हैं, 5 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा गुणसूत्री बिंदु पाया जाता है। यानी ये जो गुणसूत्री बिंदु है इसके आगे एक हिस्सा और निकला होता है। तो
इसे उस पोजीशन में बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन। और दूसरा वाला जो गुणसूत्री बिंदु है उसे तब कहा जाता है द्वितीयक संकीर्णन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुणसूत्र में 23 में से 18 गुणसूत्र तो ऐसे होते हैं जिनमें एक गुणसूत्री बिंदु होता है और जो 2 अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ता है, लेकिन 5 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें 2 गुणसूत्री बिंदु होते हैं। और जब 2 होते हैं तो पहले वाले को, मेन वाले को तो कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन और दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ऐसे 5 हैं और जो 5 गुणसूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भाई सेट गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? सेट गुणसूत्र। और ये कौन से होते हैं? तो 13, 14, 15, 21 और 22 के अंदर प्राथमिक संकीर्णन या एक गुणसूत्री बिंदु के अलावा 2 गुणसूत्र, दूसरा गुणसूत्री बिंदु भी पाया जाता है। तो यहां हमारा आंसर होगा वो बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। तो जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा एक्स अथवा वाई गुणसूत्र होता है तो उसके गुणसूत्र जो हैं वो लिंग संलग्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था? तो मैंने अभी शुरुआत में बात करी थी, अपने ही भारत के मूल के हरगोविंद खुराना डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया था। अगला, लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूल के साथ कराने से गुलाबी रंग के फूल जो हैं वो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, यह दर्शाता है। अभी अपन ने बात की इस प्रश्न की, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभावितता कहलाता है। जब लाल का संकरण सफेद से कराया जाए, लेकिन मेंडल तो कहता है कि लाल होगा, लेकिन जब ऐसा कराए तो लाल के स्थान पे कैसे पौधे प्राप्त हुए? तो गुलाबी पौधे प्राप्त हुए। यही अपूर्ण प्रभावितता कहलाता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोसिस CDFD, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछ चुके हैं, हैदराबाद में है, बहुत आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? डीएनए जांच कराओ, डीएनए जांच कराओ, अपन फिल्मों में देखते हैं, तो सीरियल्स में तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ऐसी चीजों का, ऐसे नाटक का। तो जो जांच है पिता का लिंग निर्धारण या पिता का निर्धारण करने की, वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ब्लड ग्रुप से भी अपना करते हैं, लेकिन वो डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग जांच है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जीन का आकार होता है, तो अपन ने बात की अभी, जीन जो है वो सर्पाकार आकार का होता है, सर्पिलाकार, नियमित आकार नहीं होता, सर्पाकार आकार होता है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रों में होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों में डीएनए होता है, प्रोटीन, केवल प्रोटीन तो नहीं होता, डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन होता है और ए हिस्टोन भी होता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर जो है वो सही होगा। तो अगर हम बात करें संगठन की, तो लगभग 31% तो डीएनए होता है, 5% जो है वो आरएनए होता है, 36% जो है वो हिस्टोन होता है और लगभग 28% के आसपास बचेगा तो वो अहिस्टोन होता है। तो इस प्रकार अपने इनका संगठन बनता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और अहिस्टोन होते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न बहुत सरल है। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 1 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी। संख्या में पूछे तो 46। प्रभावितता के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मेंडल का पहला नियम, लंबे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होंगे। और वो कैसे लंबे होंगे? संकर लंबे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जैसे ही जाएंगे तो लंबे भी होंगे, संकर लंबे भी होंगे और अचानक से कौन से पौधे प्रकट होंगे? बौने। यही नियम कौन सा था? प्रभावितता का नियम था। अब इसमें बात कर रहा है, लक्षणों का निर्धारण जोड़ी में कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा किया जाता है। सही बात है, ये ठीक है, ठीक कथन है। अभी आंसर नहीं है अपना। द्विसंकर F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण, सभी पौधे लंबे आए, बात बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला, कारकों के असमान युग्मों में युग्म का एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। कारकों के असमान युग्मों में युग्म का एक सदस्य प्रभावी, बिल्कुल बात ठीक है ये भी। F2 पीढ़ी में 3:1 लक्षणीय प्रारूप, ये अपन देख चुका, बिल्कुल ठीक है। 1:2:1 जीन प्रारूप होता है, यहां तक ठीक है। अप्रभावी की उच्च आवृत्ति को दर्शाता है। देखो
अप्रभावी लक्षण कौन है? बोना। 3 पौधे लंबे और संकर लंबे हैं, 1 पौधा बोना है, यहां सभी के सभी क्या है? लंबे हैं। तो अप्रभावी की उच्च आवृत्ति आई क्या? नहीं आई, यानी ये कथन क्या है? गलत है। यहां क्या पूछा है? सही नहीं है। तो गलत कौन सा है? डी। तो हमारा आंसर जो बनेगा, बाकी ये तीनों कथन सही हैं, अपन कंफ्यूज नहीं होते, ये तीनों का कथन सही है। और ये कथन, और इस कथन में भी आधे तक तो है ना बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यहां उच्च आवृत्ति नहीं दर्शाता। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग है, तो सार्वत्रिक दाता किसको बोलते हैं? ओ को बोलते हैं। सार्वत्रिक ग्राही किसको बोलते हैं? ए बी को कहते हैं। सार्वत्रिक ग्राही यानी सबसे रुधिर ले सकता है, सार्वत्रिक दाता यानी सबको रुधिर दे सकता है। तो यहां पर अपना आंसर होगा वो ओ रक्त समूह होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो दोस्तों मनुष्य में जब लिंग का निर्धारण है, अपन ने बात की, ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है शुक्राणु पर। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। शुक्राणु को कहते हैं कौन सा? नर युग्मक। अंडाणु को कहते हैं मादा युग्मक। शुक्राणु मादा की फेलोपियन ट्यूब में, या हम अपन कह सकते हैं अंड वाहिनी में ये निषेचन होता है, और युग्मक से क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। और जब युग्मनज बनता है तो उसी निषेचन के समय ही क्या निर्धारण हो जाता है? लिंग निर्धारण। के शुक्राणु जो है वो X लेके आ रहा है या Y लेके आ रहा है, उसके आधार पे ही लिंग का निर्धारण होता है। तो यहां पर निषेचन के समय आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बी रक्त समूह का व्यक्ति जो है वो किस वर्ग का दाता रक्त दे सकता है? यहां बात हो रही है बी वाले को कौन दे सकता है? जिसका रुधिर समूह बी है उसको एक तो कौन देगा? खुद बी वाला देगा। एक तो कौन देगा? खुद बी वाला देगा। और एक सार्वत्रिक दाता कौन है? ओ, ये देगा। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो जाएगा बी और ओ। तो ये ए वाला यहां पर अपना सही होगा। ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, देता नहीं है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहेगा? आनुवंशिकी के आधार पे अगर हम बात करें तो आरएच कारक जो है, आरएच का नाम पड़ा था मकाका रीसस, एक बंदर की प्रजाति थी। रीसस ये स्पेलिंग होती है, तो शुरुआत का जो इसका नाम है वो आरएच के नाम से जाना जाता है। 2 तरह के आरएच होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अगर पुरुष आरएच पॉजिटिव है और महिला आरएच नेगेटिव है तो ऐसा विवाह आनुवंशिकी के रूप से ठीक नहीं माना जाएगा। तो यहां पर पुरुष और स्त्री दोनों आरएच पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुरुष आरएच नेगेटिव, स्त्री आरएच पॉजिटिव, ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। स्त्री आरएच नेगेटिव और पुरुष आरएच पॉजिटिव, तो यहां हमारा आंसर होगा सी। पुरुष जो है वो आरएच पॉजिटिव और महिला जो है आरएच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कई बार साइंटिस्ट जो राय देते हैं वो कहते हैं भाई ब्लड की जांच और जांचें करा लेनी चाहिए विवाह से पहले, ताकि आने वाली संतान को समस्या नहीं आए। भ्रूण में इरिथ्रोब्लास्ट फिटेसिस रोग का कारण है। इरिथ्रोब्लास्ट फिटेसिस रोग का कारण यह है कि जो आरएच कारक है वो अलग अलग होने से जो पहली संतान है वो सामान्य हो जाती है, लेकिन द्वितीय संतान के अंदर आरबीसी का अभिश्लेषण शब्द है, ये अभिश्लेषण होने से वो संतान जीवित नहीं रहती। ये जो है समस्या ये कहलाती है इरिथ्रोब्लास्ट फिटेसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे बचने के लिए वो एंटी डी का एक इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। ए बी रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? ए बी रक्त समूह, देखो दोस्तों अगर हम बात करें रक्त समूह ए बी और ओ की, तो ये जो खोज करी गई थी ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। लेकिन लैंड स्टीनर के निर्देशन में ही जो ए बी रक्त समूह है, लैंड स्टीनर के निर्देशन में ही ए बी रक्त समूह है, उसकी खोज करते वाले ये स्टेनी और डी कॉस्टेलो थे। तो अगर आपको, वैसे तो इसमें लैंड स्टीनर ऑप्शन है लेकिन स्पेसिफिकली पूछा भाई किसने की, तो डी कॉस्टेलो और स्टेनी ने की। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो अपन अपने आप ही आगे बढ़ जाते कि लैंड स्टीनर ने की। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा डी कॉस्टेलो। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने की। ठीक है, तो ये अपने को अलग अलग क्लियर रहना चाहिए। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा बी। दोस्तों हमने लगभग जेनेटिक्स के एक बड़े पोर्शन के इंपॉर्टेंट सवाल काफी हद तक लेने की कोशिश की है, सभी प्रश्नों को लेने की कोशिश की है। तो आगे जल्द ही और प्रश्न लेके आएंगे।
आप जुड़े रहिए, इन प्रश्नों को देखते रहिए और नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, जिससे आपका टॉपिक जो है वो इन प्रश्नों को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।